नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। इसमें हम देख रहे थे क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा, और इसके जो भी है वह हम परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। यह जो रचना है, यह रचना नेट सेट, जेआरएफ, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, इन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसी दृष्टिकोण से हम सभी रचनाएं लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाते हैं। यहाँ तक हमने देखा था और इसके आगे आप देखेंगे। पीई दस्तूरी पारसी थे, यानी पारसी कौन था? क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा में पीई दस्तूरी जो थे वह पारसी थे, याद रखिए। अभी जीवित है। मैं उनसे सेमिनार में भी था, यानी वह सेमिनार में मिले थे। तब दुबले पतले थे, कद में छोटे, हर दिन सूट बूट में साफ चुस्त दुरुस्त। वे मुझे तेज लड़कों में समझते थे। यानी लेखक को, हरिवंश को तेज लड़कों में समझने वाले कौन थे? तो पीई दस्तूरी थे, याद रखिए। इसमें मुझ में रुचि लेते थे, पर मुझ पर कड़ी नज़र भी रखते थे। मैं उनका आदर करता था, उनसे निकटता का अनुभव करता था, पर उनसे डरता भी था। और लड़के कभी काम न करे तो उनको वे नज़रअंदाज कर जाते थे, पर मैं कभी काम न करूँ तो मुझे कड़ी नज़र से डांट पिलाने से बाज न आते थे। यानी वह पीई दस्तूरी जो है वह अन्य लड़के काम न करे तो उसकी तरफ नज़रअंदाज कर देते थे, लेकिन लेखक काम न करे तो वह इसको डांटते थे, काफ़ी सूक्ष्मता के साथ देखते थे। मेरे अंग्रेजी स्वाध्याय को व्यवस्थित रूप से परिचालित करने में सब मिली काम उन्होंने किया। उनका अपना निजी काफ़ी बड़ा पुस्तकालय था, यानी पीई दस्तूरी का जो है वह निजी पुस्तकालय था, लाइब्रेरी। वे अच्छी पुस्तकों को पढ़ने का सुझाव देते। अपने पुस्तकालय से पुस्तकें भी यूनिवर्सिटी का पुस्तकालय था, यानी यूनिवर्सिटी का पुस्तकालय था ही, मैं पब्लिक लाइब्रेरी का भी सदस्य हो गया था। यदि मुझे यहाँ भी कोई विश्राम तिवारी का अंग्रेजी अंग्रेजी संस्मरण मिल जाता तो मैं अंग्रेजी किताबों के जंगल में ऐसा भटक जाता कि शायद कहीं सही सलामत दिमाग लेकर बाहर निकल पाता। गनीमत हुई कि हिंदी की बगीची बहुत छोटी थी, यानी हिंदी की जो किताबें थी वह बहुत छोटी थी, यानी कम थी। हिंदी में मिस्टर डॉक्टर शायद बाद को धीरेन्द्र वर्मा और मिस्टर डीपी शुक्ला पढ़ते थे। यानी हिंदी में हिंदी में मिस्टर हिंदी में मिस्टर डॉक्टर शायद धीरेन्द्र वर्मा और पीडी शुक्ला पढ़ते थे। वर्मा जी लंबे अपने बंद कालर के कोड पैंट को में जो ज्यामिति शास्त्र यानी क्या? तो ज्यामिति यानी भूमिति को ही ज्यामिति कहा जाता है, याद रखिए। जो त्रिकोणमिति जो रहता है उसको ही ज्यामिति या भूमिति कहते हैं, और भूमिति को ही ज्यामिति कहते हैं, याद रखिए। लंबे परपेंडिकुलर के समान दुबले पतले, बोलने में न आरोह न अवरोह, चेहरे पर न कभी प्रसन्नता न मलिनता, हमें खड़ी बोली कविता पढ़ाते थे। यानी खड़ी बोली कविता लेखक को पढ़ाने वाले इसका नाम क्या था? तो वह वर्मा, कौन से वर्मा? धीरेन्द्र वर्मा। यानी प्रिय प्रवास, यानी खड़ी बोली में कविता पढ़ाने वाली कौन सी? जो प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशित हुई थी। बात को भाषा शास्त्र उनका प्रिय विषय, यानी धीरेन्द्र वर्मा का भाषा शास्त्र जो था वह प्रिय विषय था। लड़के उनके भिंडी ले कहते थे, विवाह के अध्यक्ष वही थे। शुक्ला जी उनके प्रतिलोभन थे। कद में तो शायद वर्मा जी से 19 पर, काया उसे भारी भरकम कोट पैंट वे भी पहनते थे। पर लगता ऐसा था कि कोट पैंट नुमा एक बड़ा सा थैला बनाकर उसमें उन्हें भर दिया गया, यानी पैंट ये, और उनका कुम्हल जैसा सिर एक बाहर निकल रहा है। पान खाते थे, शायद 10-20 बीड़े घर से लगवाकर एक डब्बे में लाते थे। यानी पान खाते थे कौन? जो शुक्ला जो थे वह पान खाते थे। उनके पैंट किसी की जेब में पड़ा एक रहता था, पर बाहर से उनके भीतर होने का कुछ पता न चलता था। कभी कभी मुंह के दाहिने या बाएं कोने से पान की पीच की निहायत पतली सी लीक उनकी दुहरी गुलगुली
टोढ़ी की ओर सरकती नजर आती थी। वर्मा जी नहीं, शुक्ला जी के, जिसके प्रति यदा कदा सचेत हो वे अचानक अपनी मोटी हथेलियों से उसे पोंछ देते थे। शरीर से ही नहीं, स्वभाव से ही वे वर्मा जी के प्रति लोभन थे। यूं तो भोड़ी सी मुस्कान उनके चेहरे पर हर समय खिलती, यानी भोंडी सी यानी भोली सी मुस्कान, पर ऐसा भी लगता था कि हर दूसरे तीसरे मिनट उन्हें कोई गुदगुदा देता था और वे अकारण हंस पड़ते थे। हंसते तो अगल अगल बाल के दो जरा लंबे दांत उनके, यानी जो दांत सामने वाले के जो दो दांत थे वह लंबे थे और होठों के बाहर निकल पड़ते थे। इंदौर का एक लड़का भटनागर था। उनकी यूनिवर्सिटी के 10 अध्यापकों को दशावतार मानकर एक कवित्व लिखा था। किसने कवित्व लिखा था? भटनागर जी ने, जो शुक्ला का लड़का था। जब वह सुनाता तो वराह रूप शुक्ला जी पर हम खूब हंसते। वर्णन उन पर सटीक बैठता था। लड़के उनको भगवान कहते थे। गद्य और कथा साहित्य कुछ दिनों हमें पंडित ललिता प्रसाद शुक्ल ने पढ़ाया, यानी लेखक की कक्षा के लिए गद्य और पद्य जो है कुछ दिनों तक पंडित ललिता प्रसाद शुक्ल ने पढ़ाया था, याद रखिए। बाद को वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष हो गए। उनका स्वर्गवास हो चुका है। मेटाफिजिक्स हमें मिस्टर AC मुखर्जी, यानी लेखक को मेटाफिजिक्स जो है वह कौन से अध्यापक पढ़ाते थे? तो मिस्टर AC मुखर्जी पढ़ाते थे। मॉडर्न एथिक्स मिस्टर NC मुखर्जी ने पढ़ाया था। NC मुखर्जी अपनी फिलोसोफरी शजुल शजुल हवासी के लिए प्रसिद्ध थे। हम लोग क्लास में पहुँचे हैं और उन्होंने धारा प्रवाह बोलना आरंभ कर दिया है। हमारी समझ में कुछ नहीं आता, सब सिर के ऊपर से तेज हवा सा गुजर जाता है रहा है। किसी को उठकर उनसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं होती। यानी जो पढ़ाते थे फिलॉसफी की, तो वह बीच में से कुछ समझ में ना आया ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। बीच में कोई सवाल वे ही पूछते, कोई उत्तर नहीं दे पाता। अरे फूली कहाँ है? क्लास का सबसे तेज लड़का वह तो नहीं है। इस नाम का कोई लड़का इस क्लास में नहीं है। कुछ घबराकर पूछते हैं, व्हाट क्लास इज दिस? यह कौन क्लास है? यानी व्हाट क्लास इज दिस, यानी यह कौन सा क्लास है, कौन सी क्लास है? कोई उत्तर नहीं देता। बी आर फर्स्ट ईयर। प्रोफेसर साहब अपने दोनों हाथ अपने माथे से लगाते। माई गॉड, आई थॉट इज वाल MA फाइनल। मैंने समझा MA फाइनल का दर्जा है। और वे BA फर्स्ट ईयर वाला लेक्चर शुरू कर देते थे। AC मुखर्जी अपनी जवानी में ईसाई हो गए थे। यानी याद रखिए, अपनी जवानी में ईसाई कौन हो गया था? तो AC मुखर्जी जो थे वह जवानी में ईसाई हो गए थे। याद रखिए, पूछा जा सकता है। आजकल NTA ऐसे ही सूक्ष्मता के साथ प्रश्न पूछ रहा है। कद में लंबे, शरीर से भरे पर मोटे नहीं, बड़ी धनी मूछें, मोटा चश्मा लगाते थे। कौन? AC मुखर्जी। मोटा हेड पहनते थे। कुर्सी पर बैठकर वे सिर पर हाजिरी लेते थे। फिर मेज पर बैठकर एक पांव लटकाए एक घुटने से मोड़कर सामने लड़कों वाली मेज पर रखकर पढ़ाते थे। उनका पढ़ाने का ढंग सुकराती था। यानी वे लड़की से पहले आकर प्रश्न पूछते थे। यानी जो AC मुखर्जी थे वह पढ़ाने से पूर्व लड़की से आकर प्रश्न पूछते थे और बाद में लड़कों को, और उनके उत्तर की गलती और त्रुटि बतलाते हुए विषय को ठीक ठीक ग्राह्य बना देते। वे भी इस बात को पसंद करते थे कि लड़का उनसे खूब प्रश्न करे, उल्टा सीधा कैसा भी, पर उनसे बहस मुनाबिस करता आए। प्रश्नों से ही उत्तेजित होकर वे अपने विषय का प्रतिपादन करते। यानी अच्छे, जो हमारा नेट का पेपर 1 है उसमें एक अच्छा वार्तालाप होना कक्षा में, वह एक कक्षा के वातावरण का अच्छा गुण है। तो उसमें ही यह AC मुखर्जी जो थे वह वार्तालाप शैली में या प्रश्न उत्तर शैली में पढ़ाते थे। मैं उन दिनों आर्य समाजी मनोवृत्ति का था और उनसे बड़ी कटहुज्जती करता था, पर वे इसका बुक बिल्कुल बुरा न मानते। मैंने उनको सत्यार्थ प्रकाश की एक प्रति भेंट दी थी। यानी याद रखिए, हरिवंश ने, लेखक ने
किसको सत्यार्थ प्रकाश की किस अध्यापक को सत्यार्थ प्रकाश की एक प्रति भेंट दी थी, तो एस.सी. मुखर्जी को दी थी, याद रखिए। और जवानी में एस.सी. मुखर्जी ने ईसाई हो गए थे, ये भी बात याद रखिए। उनका विश्वास था कि जो विद्यार्थी जिस मानसिक स्तर पर है उसको वहीं से उठाना होगा। उन्होंने मुझसे कहा था, जीवन को पहचानने और परखने के लिए तुम बुद्धि, तर्क, विवेक का चश्मा शायद ही लगा सको। उसकी ओर तुम्हारी सारी पहुंच भावना प्रेरित है। भावना जल है, उस पर देश काल गति का प्रभाव बड़ी तेजी से पड़ता है। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। भावना जल है, यानी भावना क्या है? एक जल है, उस पर देश काल गति का प्रभाव जल्दी पड़ता है। विवेक चट्टान है, यानी विवेक विचार क्या है? तो चट्टान है, उस पर परछाइयाँ पड़कर हटती मिटती रहती है। जल में तैरा जा सकता है, उस पर घर नहीं बनाया जा सकता। यानी जल में तैरा जा सकता है, पानी पर हम तैर सकते हैं, लेकिन पानी पर हम घर नहीं बना सकते। घर चट्टान पर ही बन सकता है। घर में रहने वाला अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित अनुभव करता है, पर अपनी प्रकृति से लड़कर कोई सफल भी नहीं होता। यूनिवर्सिटी में घर से 4 मील से ऊपर ही होगी, यानी यूनिवर्सिटी जो थी वह विश्वविद्यालय लेखक के घर से 4 मील के ऊपर होगा। मैं पैदल यूनिवर्सिटी जाता, पैदल लौटता, इसमें बहुत सा समय बर्बाद होता। मैंने चलते हुए पढ़ने की आदत डाल ली थी, यानी लेखक ने चलते हुए पढ़ने की आदत भी डाल ली थी, याद रखिए। इलाहाबाद में एक आदमी था, यानी इलाहाबाद में लेखक एक आदमी था जो एक हाथ से हैंडल पकड़कर साइकिल चलाता था। यानी इलाहाबाद में एक आदमी था जो एक हाथ से साइकिल का हैंडल पकड़कर साइकिल चलाता था, दूसरे हाथ से एक किताब पकड़कर पढ़ता जाता था। वर्षों मैंने उसको ऐसे ही देखा और कभी नहीं सुना कि वह किस दुर्घटना में फंसा। चलते हुए पढ़ने से चाल कुछ मंद हो जाती, पर चलने का सब समय रास्ता तय करने के अतिरिक्त पढ़ाई का लाभ भी कमा लेता। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का खर्च, फीस, महंगी किताबों, पढ़ने लिखने के सामान पर ज़्यादा आता। मैंने एक के बजाय 2 ट्यूशनें कर ली, यानी लेखक एक ट्यूशन के बजाय 2 ट्यूशन ले रहे थे। एक पर सुबह सुबह को जाता है, यानी एक ट्यूशन पढ़ाने के लिए लेखक सुबह जाते हैं, और एक पर शाम को। दोनों से 20-20 रुपए मिल जाते। एक 4 बजे सुबह उठ जाता, अपनी पढ़ाई करता, फिर ट्यूशन पर जाता। शाम को ट्यूशन से लौटकर रात को 12 बजे तक पढ़ता। बस 4 घंटे सोना मेरे लिए पर्याप्त होता। पिताजी ने विश्वास दिलाया था कि नींद सोने के घंटे से नहीं, उसकी गहनता से पूरी होती है। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। केवल सोने से, बिस्तर पर पड़े रहने से नींद पूरी नहीं होती, गहरी नींद आने से नींद पूरी होती है। बहुत दिनों तक मैं रात को केवल 2 घंटे सोता, 12 से 2 बजे तक। बात का कही मैंने बेनीपुरी जी के एक लेख में पढ़ा कि 12 से पहले तो आदमी को सोना ही नहीं चाहिए। यानी रामवृक्ष बेनीपुरी के एक लेख में लेखक ने पढ़ा था कि रात के 12 से पहले आदमी को सोना नहीं चाहिए। यह क्या कि 1 तारीख को सोए और दूसरी तारीख को उठे, यानी आज समझो 1 तारीख है और 1 तारीख को सोए और 2 तारीख को उठे, ऐसा होता है। इसलिए बेनीपुरी जी उस एक लेख में कहते हैं कि रात के 12 के पहले सोना ही नहीं चाहिए। मैं तो बहुत पहले से इसका अभ्यास कर रहा था। डॉक्टर जॉनसन ने भी लिखा था, जनाब, जो 12 बजे रात के पहले सोता है वह स्काउफल यानी कमीना। पिताजी सी सीख में जो कमी थी वह विश्राम तिवारी ने पूरी कर दी। बचपन में पड़ा संस्कार प्राय अमिट होता है। उन्होंने मेरे कानों में जैसे पेंचकस से श्लोक पढ़ पेश दिया था, यानी एक श्लोक पढ़कर दिया था तिवारी ने। काक चेष्टा बको ध्यान श्वान निद्रा तैथेव च अल्पभोजी स्त्री त्यागी विद्यार्थी पंच लक्ष्मण। विश्राम तिवारी मेरे यूनिवर्सिटी जीवन में मुझे देखते तो मुझसे 100 में से 101 नंबर देते। डॉक्टर जॉनसन मुझे कमीना न कहते। बेनीपुरी मेरी पीठ ठोकते, यानी बेनीपुरी लेखक की पीठ ठोकते थे। बेनीपुरी कौन से? जो माटी की मूर्ति लिखने वाले हैं वहाँ। और मेरे पिताजी तो इस बात से प्रसन्न थे ही कि कम से कम सोने जागने के मामले में उनका बड़ा लड़का उनके चरण चिन्हों पर चल रहा है।
उन्होंने तो अपने जीवन भर की सोने की कमी पायनियर प्रेस से सेवा मुक्त होकर पूरी कर ली थी। दिन रात सुबह शाम जब समय मिले तब सोकर, पर उनका लड़का कुलूम ईसाई के ऐसे पेशे में पड़ा है कि सेवा मुक्त होकर भी अपनी नींद की कमी पूरी करने का अवसर नहीं पाता। शायद उसकी नींद तो मृत्यु प्रथा पर ही पूरी हो। मेरे ससुर जी को जब मेरी पैदल चलाई का पता चला तो उन्होंने दया द्रवित हो मेरे लिए एक नई साइकिल भेज भेज दी थी। यानी पहले ज़माने में साइकिल मिलना भी एक बड़ी बात थी, लेकिन आजकल साइकिल को कोई देख भी नहीं रहा है। तो लेखक यूनिवर्सिटी पैदल चले जाते आते यह सब कुछ देखकर लेखक के ससुर ने देखा और उसको एक नई साइकिल भेंट दी थी। उन दिनों हमारी बिरादरी में दूल्हे शादी समय कलेवा खाने में बड़ा ठन-गन करते थे। कोई ग्रामोफोन मांगता था, कोई फ़ोटो खींचने का कैमरा, कोई घड़ी, कोई साइकिल। अब तो शायद रेडियो, रेफ्रिजरेटर, मोटर मांगते हो। मैंने उस समय कुछ नहीं मांगा था, यानी लेखक ने कुछ नहीं मांगा था। अब उन्होंने साइकिल भेज दी तो मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हुआ। साइकिल से मेरे श्रम और समय की बड़ी बचत हुई। पढ़ने सोने को कुछ अधिक समय मिला। ट्यूशनें दो चलती रही। इसी समय मेरी ससुराल पर एक संकट आ पड़ा। मेरी सास को मंद ज्वर रहने लगा। साथ खांसी भी आ की बीमारी है। उन दिनों थाइसिस या तपेदिक ला इलाज मर्ज हुआ करता था, यानी तपेदिक या थाइसिस जो बीमारी थी उसका कोई इलाज नहीं था। जिसको होता था उसके लिए यह मान लिया जाता था कि मौत का परवाना आ गया है। जो कुछ इंजेक्शन, दवा, पौष्टिक खुराक आदि दी जाती थी, बहुत खुर्चीली होती थी। मरीज को पूरा आराम लेने को कहा जाता था। वह हर समय चारपाई पर पड़ा रहे, न हिले न हिले। सबसे बड़ी समस्या होती थी ऐसे मरीज की तीमारदारी की। क्यों? राजशमा की बीमारी संक्रामक समझी जाती थी। अपने घर को संभालने वाली मेरी एकमात्र सास थी। उसकी जेठानी अर्धविक्षिप्त थी। उसकी बड़ी लड़की की शादी हो चुकी थी, छोटी बहुत छोटी थी। बेटा नौकरी चाकरी से था। बेटी की बहू श्री मोहन की बहन अपनी पागल सास, छोटी ननद और अपने पति की देखरेख करती थी। जब ससुर बाबू रामचंद्र शहर आए तब उसकी गो वे प्राय पड़ रोना पड़ते थे। मेरे अपने 2 साल बहुत छोटे थे। साली और भी छोटी। एकमात्र श्यामा से गो वह भी बहुत सयानी नहीं थी। यह उम्मीद की जा सकती थी कि वह अपने पिता भाई बहन की संभाल करेगी। श्यामा साथ ही अपनी माँ की तीमारदारी यानी देखभाल। जिन दिनों मैं बीए प्रथम वर्ष में था, पिताजी की इच्छा की श्यामा को थोड़े दिनों के लिए घर बुला ले, यानी श्यामा को। पर मेरी सास की बीमारी के बारे में जानकर और वहाँ श्यामा की उपस्थिति की अनिवार्यता समझकर उन्होंने यह प्रस्ताव बाबू राम किशोर से सम्मुख न रखा। श्यामा को अपनी माँ से बड़ा प्रेम था, यानी श्यामा को अपनी माँ से बड़ा प्रेम था। माँ के लिए भी वे बेटी से भी अधिक उनकी साथिन थी। श्यामा ने सारे घर का दायित्व अपने ऊपर लिया। अपने पिता को वे दफ्तर जाने के समय पर खाना बनाकर खिला देती, भाइयों को वक्त से खिला पिलाकर स्कूल भेज देती। बहन तो तब तक घर ही खेलती कूदती थी। माँ चारपाई छोड़ती न थी। उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करती, उनको समय समय पर दवा दारू देती, उनका बुखार लेती, उनके चारों ओर सफाई रखती और उनको सब प्रकार से संतुष्ट और प्रसन्न रहने का प्रयत्न करती। उनकी बीमारी लंबी चली और लगभग 2 वर्ष तक आशा निराशा की आँख मिचौली होती रही। किसकी? ये हरिवंश के सास की, यानी श्यामा के माँ की। बा राम किशोर रुपया पैसा पानी की तरह बहा रहे थे, यानी राम किशोर जो है वह इस बीमारी ठीक होने के लिए पैसा दे रहे थे। श्यामा तन मन से उसकी सेवा शुश्रूषा में तत्पर थी। कभी लगता वे अच्छी हो रही है, लेकिन फिर तबीयत अचानक खराब हो जाती। लगता 2-4 दिन भी चलना मुश्किल होगा, पर फिर उनकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगता। एक डॉक्टर की दवा से लाभ होता, न दिखता तो दूसरा डॉक्टर बुलाया जाता, फिर तीसरा। फिर कुछ दिन हकीमों का इलाज हुआ।
अंत में वैद्यों की शरण ली गई, पर उनकी हालत गिरती ही गई। जब वे मेरी सांस बीमारी हुई थी, जामाता की निमंत्रण देकर बुलाने की औपचारिकता समाप्त हो गई थी। मैं प्राय प्रति सप्ताह अपनी सास को देखने जाता। वे मुझे बड़े प्यार की दृष्टि से देखती, ज़्यादा बोलने की उनको मनाही थी। फिर गहराई वे मेरे घर परिवार में सबका हालचाल पूछती, मेरी पढ़ाई के बारे में जानना चाहती और श्यामा की बढ़ाई अतिशयोक्तियों में करती। उनके श्रम की, उसकी सेवा की, उनकी लगन की, उनके बताने की ज़रूरत न थी। मैं अपनी आंखों से देखता था। वे इस विश्वास से अपनी माँ की सेवा करती थी कि वे उनको निश्चय बचा लेगी। अंतिम दिनों में तो मेरी सास कहने लगी थी कि मैं मरती भी नहीं, मर जाती तो श्यामा को कुछ आराम तो मिलता। यानी अंतिम समय में कह रही है कि मैं मरती भी नहीं, मर जाती तो श्यामा को आराम मिलता। मेरी सेवा में वह चूर हुई जाती है। मुझे श्यामा को देखकर आश्चर्य होता। न कभी मैं उसे थकी थकी देखता, न खिन्न, सर्वदा प्रसन्न मुख। अपनी माँ और परिवार के दोनों की सुविधा के ध्यान में अपने को भूली। कभी कभी माँ की आँख लग जाती या वे जानबूझकर सोने का अभिनय करती तो श्यामा के साथ मुझे 2 क्षण एकांत में मिल जाते। लेखक को कभी कभी वह मुझसे कहती, काश मैं आपके पास होती, आप दिन भर के काम से थक कर सोने जाते तो आपकी मैं सेवा करती, पर जो मैं आपके पास नहीं हूँ इसमें शायद कोई भलाई है। आप अपना सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ लगा सकते हैं। यानी मैं आपके पास नहीं हूँ तो इससे आपका फ़ायदा है, क्योंकि आपका जो सारा ध्यान है, जो भी समय है, वह समय आप पढ़ाई में लगा देंगे। मैं कहता, तुम ऐसा सोचती हो, मेरा ध्यान तो तुम्हारे पास रहता है। मैं जानता हूँ तुम्हारी ज़रूरत माँ के पास है। न तुम मेरे पास आने की स्थिति में हो, न मैं तुम्हें अपने पास बुलाने की स्थिति में हूँ। आशा है माँ एक दिन अच्छी होगी। हालांकि मैं भीतर भीतर यह जानता था कि माँ आप नहीं अच्छी होगी। यानी लेखक जानते थे हरिवंश की अब ये ठीक नहीं होगी, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी श्यामा को कहते थे कि एक दिन वह ठीक हो जाएगी और तुम्हें खुशी खुशी मेरे घर के लिए विदा कर सकेगी। वह मेरी बात को आधे अविश्वास से सुनती। शायद उनके मन में भी कुछ संदेह होने लगा था कि माँ आप नहीं बचेगी। हम दोनों एक तनाव की सी मनस्थिति में एक दूसरे से विदा होते। हमारे शब्दों में कुछ और होता, मन में कुछ और, यानी शब्दों में बोलने में कुछ और होता और मन की जो भावनाएं है वह कुछ और होती। और एक दिन माँ के दुनिया से विदा होने का समय आ गया। यानी एक दिन हरिवंश की सास जो है वह मर गई और श्यामा की माँ, उनकी चेतना अंतिम समय तक बनी थी। छोटी बेटी और दोनों दोनों छोटे बेटे को उन्होंने पास बुलाया और देकर उन्हें दूर हटा देने को कहा। यानी आशीष यानी आशीर्वाद देकर, आशीष देकर दूर हटा दिया। श्यामा को और मुझे भी उन्होंने आशीष दिया। श्यामा के प्रति कृतज्ञता के शब्द उनके मुख से नहीं निकल सके। उसे उनके अंतिम आंसुओं ने व्यक्त किया। अपने पति से उन्होंने कहा कि अब मैं झुक मुद्रा नहीं सकती, ज़रा अपना पाँव मेरी खाट पर रख दो, मैं अंतिम बार उन्हें छूकर विदा लेना चाहती हूँ। बड़ा गंभीर क्षण था। मेरे ससुर ने पास ही की कुर्सी पर बैठकर अपने पाँव ऊपर किए और माँ का एक हाथ उनके चरणों तक पहुँचा कि उनके प्राण छूट गए। कितना वहाँ की पहले के ज़माने के जो भी संस्कार थे वह कैसे थे और आपके कैसे हैं। अंतिम पत्नी जो है वह मृत्युशैया पर है, अंतिम सांसें गिन रही है, फिर भी पति के दर्शन करने की आस है। आज तो है, जीवित रहते हुए भी कोई स्त्री अपने पति के पाँव नहीं छूती। खैर कोई बात नहीं, जिसका उसका पता। न बाबू राम किशोर के रुपया काम आए, न श्यामा की तनजोड़ से सेवा। मौत अपना काम कर गई थी। किसी तरह का संतोष था तो इसी बात का कि सब तरह की दवा दरबत करा ली गई थी। यानी सभी इलाज किए थे, मौत का इलाज तो नहीं बना। माँ की मौत से श्यामा को जो धक्का लगा उसे उनसे भीतर भीतर सहा। अपनी छोटी बहन और भाइयों का मुँह देखा और न एक बार रोई चिल्लाई, न उसने एक आंसू गिराया। मैं उसकी दृढ़ता पर दंग रह गया। मैं अपने आंसू नहीं रोक सका। करकल और चंपा की असामयिक और मर्मवेदी मृत्यु के बाद चक पर कोई ऐसा न था कि जिसने मेरा घनिष्ठ हार्दिक संबंध हो।
यानी अचानक करकल और उसकी पत्नी की मृत्यु, चंपा की मृत्यु हो गई, और यह देखकर ये हो गए थे। रुचि का संबंध मेरा बद्रीनाथ शातिर से था, यानी रुचि का संबंध जो था वह किसके साथ था? बद्रीनाथ शातिर से था। जिले के किसी गांव के रहने वाले थे। बचपन में ही पिता माता की मृत्यु हो गई थी, किसकी? बद्रीनाथ की। कुछ प्रतिभा देख उनके चाचा उन्हें पकड़ाने के लिए शहर लाए थे, पढ़ाने के लिए शहर लाए थे। वे मोहल्ले के ही एक कायस्थ परिवार में रहते थे। लड़कपन से ही वे उर्दू शायरी में रुचि लेते थे, यानी बद्रीनाथ जो थे वह लड़कपन से यानी बचपन से ही उर्दू शायरी में रुचि लेते थे, याद रखिए। और बात को वे कुछ कहने भी लगे। अपने को हजरत दाग के खास शार्गिद ना खुदाए सुखद नूह नारवी के शिष्य सुखदेव प्रसाद बिस्मिल इलाहाबादी का चेला कहते हैं। उनकी कविताओं का शायद पहला संस्करण संगम की लहये के नाम से, यानी बद्रीनाथ का जो पहला कविता संग्रह है वह किस नाम से हुआ था? तो संगम की लहरें के नाम से अभी थोड़े ही दिन में नागरी अक्षरों में प्रकाशित हुआ है। लड़कपन और शुरू जवानी के दिनों में उर्दू के बहुत से प्रसिद्ध शायरों के कलाम उनसे सुनने की मुझे स्मृति है। यानी कलाम यानी जो भी तुकबंदियाँ या दोहे या गज़ल होती है वह जो है लेखक को सुनने मिलती किसके? बद्रीनाथ से। उन्हीं के साथ भगवत बार अतर सुइया कि किसी मुशायरे में रात भर बैठकर गज़लें सुनने और शायरों को दाद देने की भी याद है। यानी लेखक ने किसके साथ मुशायरा सुना था? तो बद्रीनाथ के साथ बैठकर मुशायरा सुना था। और वह कहाँ पर सुना था मुशायरा? तो अतर सुइया के किसी मुशायरे में, यानी अतर सुइया यह जो एक जगह का नाम है। और भगवत बार को ही आतर सुरैया कहा जाता है, याद रखिए। सुबह गला पड़ गया था, इस मुशायरे को बज़्म बिस्मिल नाम दिया गया था। यानी ये याद रखिए, तो यह नाम किसको दिया गया था? बज़्म बिस्मिल यह नाम किसको दिया गया था? तो मुशायरे को दिया गया था, याद रखिए। कहाँ के मुशायरे को? आतर सुरैया या भगवत बार मुशायरे को बज़्म बिस्मिल नाम दिया गया था, याद रखिए, क्योंकि इसको बिस्मिल साहब ने आयोजित किया था। ताज्जुब तो शातिर साहब और मेरे सगी साथियों को तब हुआ जब दूसरे दिन मुशायरे की मिसर ये तरह पर मैंने भी एक पूरी गज़ल सुना दी। उन शेरों की मुझे कोई याद नहीं है, पर कभी कभी शेर कहता था, तख्त रख लिया था शंकर, पता नहीं शंकर ही क्यों, घर बैठे काफिए पर एक गज़ल कही थी, सिर्फ मृक्कता याद है, शायद रोचक भी है। जान पहचान हो न हो शंकर, सुन्न देखा सलाम कर बैठे, और रतीब में कयाम मुकाम आदि आया था। शातिर साहब मुझसे 2-3 साल बड़े होंगे, यानी शातिर साहब जो थे वह लेखक से 2-3 साल बड़े होंगे। कायस्थ पाठशाला के विद्यार्थी थे, मुझसे एक हाथ दर्जे ऊंचे नीचे। बाद को उन्होंने कायस्थ पाठशाला के दफ्तर में क्लर्की करके अपनी ज़िंदगी गुजारी। मेरी शादी में उन्होंने उर्दू में एक सेहरा लिखकर लाल कागज़ पर छपाया। यानी याद रखिए, शातिर साहब ने लेखक के शादी में एक सेहरा लिखकर लाल कागज़ पर लिखकर छपाया, याद रखिए, पूछा जा सकता है। और बंटवाया था, शायद उसकी कोई प्रति किसी के पास हो, मेरे पास तो अब नहीं है। पुराने घर में तस्वीर जड़ा सेहरा कहीं पड़ा हो तो मैं नहीं कह सकता। परिचय मेरा मोहल्ले में कईयों से था, लड़कों से भी लड़कियों से भी, फिर भी चक मैंने निर्लिप्त भाव से छोड़ा। कटघर में आकर मेरा परिचय महेश प्रसाद गुप्त और उनके मित्र प्रकाश चंद्र गौतम से हुआ। यानी याद रखिए, बाद में कटघर में आने के बाद, यानी कटघर में रहने लगे, तब जो है लेखक का परिचय महेश प्रसाद गुप्त और उनके मित्र, यानी महेश प्रसाद के मित्र का नाम प्रकाश चंद्र गौतम से हुआ, जो पास ही रहते थे, जमुना रोड पर। तब ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ते थे। उनके द्वारा बेनी ने जान पहचान हुई, जो बाद को भारत ख्याति के फुटबॉल के खिलाड़ी हुए।
और बहुत वर्षों तक कलकत्ता के प्रसिद्ध मोहन बागान से संबंध रहे। पता नहीं अब वे कहाँ हैं। गौतम के पिता महेश के मकान में किराएदार थे। अब गौतम ने उसी मोहल्ले में अपना निजी मकान बना लिया है। बाद में वह किसी ऐसे बड़े सरकारी ओहदे पर पहुँचे कि उनके पीछे चपरास पंद अर्दली चलता था, यानी नौकर चाकर रहते थे। अब रिटायर हो चुके हैं। कई लड़के लड़कियां हैं जिनकी शादियां हो चुकी है और वे बाबा नाना बन चुके हैं। महेश प्रसाद बाद को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फोटोग्राफी विभाग में अध्यक्ष हुए, यानी बाद में आगे चलकर महेश प्रसाद जो है वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फोटोग्राफी विभाग में अध्यक्ष हुए। अब वे भी रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं। उनकी बड़ी लड़की ने विद्यापति विद्यापति पर डायरेक्टर की है, यानी किसके लड़की ने, यानी महेश प्रसाद के बड़े लड़की ने विद्यापति पर डायरेक्टर यानी विद्यापति पर पीएचडी की है, याद रखिए। और हिंदी में पीएचडी को विद्यावाचस्पति कहा जाता है, यह भी बात याद रखिए। किसके लड़की ने विद्यापति पर डायरेक्टर यानी पीएचडी की है, तो महेश प्रसाद के बड़ी लड़की ने, याद रखिए। बड़े लड़के की शादी हो चुकी है, वे भी बाबा बन चुके हैं। बड़े हंसमुख हजीर जवाब है, मुझसे टेढ़ इलाहाबादी में बोलते हैं और कभी कभी ऐसा ग्रामीण गहरा पैना व्यंग करते हैं कि जो सुने लोटपोट हो आए। अच्छे सच्चे मित्र है, वे बरसों में इलाहाबाद नहीं गया। वह मेरे घर की देखभाल करते हैं, सालाना सफाई मरम्मत कराते हैं, किराएदार से किराया वसूल करते हैं और टैक्स जमीन कर आदि आधा कर जो बचता है मुझे दे देते हैं। किसी समय वे मेरी तुकबंदियों के प्रथम श्रोता रहे हैं। अब उनको कविता सविता में रुचि नहीं है। अपनी पोती खिलाते हैं, गीता रामायण बीचते हैं। कटघर के अपने इन मित्रों के साथ इनमें लूकरगंज से आकर यशोदानंदन सामंत भी शामिल हो जाते हैं। जमुना में नहाने तैरने, नौका विहार करने, एक बार रात भर धारा के विपरीत नाव खींचकर सुजावन देवता तक जाने और गर्मी के दिनों में प्राय उस पर जा रेतीले खेतों में ककड़ी फूट खरबूजे खाने की कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। सामंत खिलाड़ी के एक बार बारादरी एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदे, स्पर्धा करने को मैं भी कूदा, पत्थर पर मुंह के बल गिरा और माथा फूट गया, मरते मरते बचा। घाव का निशान आँख के ऊपर अब भी है। मुठीगंज के कुछ कायस्थ रिश्तेदार भी निकट आए। प्रमुख थे जग्गू, यानी जब वो गिरे थे तो कुछ मुठीगंज के कायस्थ रिश्तेदार जो थे वह भी नज़दीक आए। उसमें प्रमुख कौन थे, तो जग्गू चाचा और उनके 3 भाइयों गंगू चाचा, शंभू चाचा, यानी याद रखिए जग्गू गघू और शंभू, यह तीनों भाई है। और लेखक के चाचा है, रामू चाचा भी है। रामू चाचा का परिवार, रामू चाचा के लड़के थे मुंशी कन्हैयालाल कृष्णनंदन कुंज वाले, जिनके यहाँ मैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री से मिला था। यानी याद रखिए, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री से लेखक किसके घर पर मिले थे या कहाँ से मिले थे, तो मुंशी कन्हैयालाल के घर पर या कन्हैयालाल के पास से कृष्णानंद कुंज वाले, जो कृष्णानंद कुंज वाले कौन थे, मुंशी कन्हैयालाल थे, और उसके साथ या उसके घर ही वह चतुर्सेन शास्त्री से मिले थे, जिनके द्वारा किशोरीलाल गोस्वामी से नए पुराने झरोखे के निबंधों में इनकी चर्चा कर चुका हूँ। द्विवेदी मेले की प्रेरणा वे ही थे, यानी द्विवेदी जो मेला था उसकी प्रेरणा कौन थे, तो चतुर्सेन शास्त्री थे, या जिनके द्वारा यानी फिर चतुर्सेन शास्त्री द्वारा ही वह किशोरीलाल गोस्वामी से मिले थे। उर्दू चांद के कुछ समय तक संपादक रहे, यानी उर्दू में जो चांद पत्रिका निकलती थी उसके संपादक किशोरीलाल गोस्वामी कुछ दिनों तक रहे। प्रयाग में पहली घजुईक कांग्रेस उन्होंने अपने कृष्ण कुंज में कराई थी, जिसमें मैंने पहले विष्णु दिगंबर का गाना सुना था। पहली बार उनका नाच देखा था। मीरा के भजन पर पायो जी मैंने राम रतन धन पाई। संत कलाकार का वह समन्वय, शुभ्रता और सौंदर्य का वह मेल कभी भूलने की चीज़ नहीं। अर्धव नारीश्वरी का साक्षात दर्शन, जैसे हो तन मन प्राण तृप्त हो गए थे।
यूनिवर्सिटी में मेरे सहकक्षियों में अवध बिहारी लाल थे। यानी यूनिवर्सिटी में सहकक्षियों में यानी समकक्षियों में या सम उम्र में, तो उसका नाम क्या था, तो अवध बिहारी लाल थे, जो आजकल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति है। वाइस चांसलर के लिए उपकुलपति मुझे पसंद नहीं, चांसलर तो कुलाधिपति कहे। प्रकाश चंद्र गुप्त थे, जो आजकल अंग्रेजी विभाग अध्यक्ष हैं। ब्रज गुप्ता थे, जिनके सभी भाई करीब आधे दर्जन के आईसीएस में आए, जो आजकल हाईकोर्ट में वकील है। 1929 की बीए फाइनल की परीक्षा मैंने प्रथम श्रेणी में प्रथम 3 स्थान पाने वालों में हम लोग थे। यानी लेखक का बीए की कब हुआ, तो 1929 में हुआ। लेखक बीए में 1929 में परीक्षा हुई और उसमें फाइनल प्रथम श्रेणी में 3 लड़कों में से एक थे। अवध बिहारी प्रथम, प्रकाश चंद्र द्वितीय, ब्रजलाला और मैं तृतीय था। चौथा स्थान विद्याशंकर को मिला था। यानी चौथे स्थान पर पास होने वाला कौन था प्रथम श्रेणी में, तो विद्याशंकर था, याद रखिए, जो आईसीएस में आए। बाद में वे सरदार पटेल के निजी सचिव बने, फिर उड्डयन मंत्रालय के मुख्य सचिव, अब रिटायर हो चुके हैं। दिल्ली में वे 11 नंबर विलीगटन क्रीसेट में रहते थे। मैं 13 में हूँ। कभी कभी मिलकर हम यूनिवर्सिटी के दिनों की पुरानी यादें जगाते थे। भगवत शरण उपाध्याय थे, प्रसिद्ध संस्कृत तज्ञ, हिंदी के भी बहुविधा गद्य लेखक। अपनी कृतियों से जनसाधारण और द्वित्व समाज में परिचित समादरित। आर्य कुमार सभा का सदस्य होने के नाते आर्य समाज के प्रसिद्ध नेता पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय थे। कायस्थ कर्म से अपने को ब्राह्मण और पेशे से उपाध्याय मानते थे। डीएवी कॉलेज के हेड मास्टर थे के सुपुत्र सत्य प्रकाश डॉक्टर के बाद को हुए और विश्व प्रकाश से मेरा परिचय हुआ। कुछ समय मैं सभा का मंत्री था, तब सेक्रेटरी के लिए मंत्री का प्रयोग होता था, अब सचिव का होता है। मंत्री मिनिस्टर हो गया। हम लोग चंदा करके सत्यार्थ प्रकाश आधे मूल्य में देते थे। इस आशय की एक स्तूप पुस्तक पर चिपक रहती थी, पर मंत्री जी की जगह पर मेरा नाम छपता था। बड़ा अच्छा लगता था। संभव है किन्हीं के पास ऐसी प्रतियां हो। सत्य प्रकाश उन दिनों केमिस्ट्री में शोध करते थे। यानी सत्य प्रकाश जो है उस दिनों केमिस्ट्री में शोध करते थे। डायरेक्टर लेकर यूनिवर्सिटी में बाद को लेक्चरर हुए, फिर विभाग अध्यक्ष भी बने। यवन में कविता करते थे। यानी यवन में कविता कौन करता था, तो सत्य प्रकाश जो है वह यवन में कविता करता था, याद रखिए। जब मैं बीए के दूसरे वर्ष में पढ़ता था, उन्होंने अपनी कविताओं का एक संग्रह प्रतिबिंब नाम से छपवाया था। यानी प्रतिबिंब जो सत्य प्रकाश है उनका ही प्रतिबिंब नामक कविता संग्रह, याद रखिए। भूमिका अंग्रेजी में लिखी थी। बाद चलाने के महत्वाकांक्षी थे। छायावाद की टक्कर में बिंबवाद, जिसकी उन्होंने अपनी भूमिका में बड़ी वकालत की थी, पर चला नहीं। आगे उन्होंने कविता के नाम से शायद ही कुछ प्रकाशित किया हो। एक बार उनको मैंने अपनी कोई कविता दिखाई तो उन्होंने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया। मेड़ की राह जुकाम पैदा शुद्ध। उनका ख्याल था कि आगे चलकर मैं कुछ अच्छा फिलासफर बनूंगा। उनके पिता की दर्शन में बड़ी गति थी। दर्शन शास्त्र का अच्छा पुस्तकालय उनके पास था। जर्मन बुद्धिवादी दार्शनिकों का अध्ययन मैंने सत्य प्रकाश की प्रेरणा से किया था। यानी ये याद रखिए, लेखक ने हरिवंश ने किसके संयोग से जर्मन बुद्धिवादी दार्शनिकों का अध्ययन किया था, कि तो इसके सत्य प्रकाश से ही किया था, याद रखिए। सत्य प्रकाश की प्रेरणा से किया था। किसकी प्रेरणा से किया था लेखक ने जर्मन बुद्धिवादी दार्शनिकों का अध्ययन, तो सत्य प्रकाश की प्रेरणा से किया था। हेकिल की द रीडिल आप मुझसे कहाँ था, वे विज्ञान पत्रिका के संपादक थे। यानी हेली के जो है विज्ञान पत्रिका के संपादक थे।
हिंदी की सबसे पहली विज्ञान की पत्रिका शायद बंद हो गई है। अब उन्होंने मेरा लेख उनमें छापा था, यानी याद रखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत कहा। विज्ञान पत्रिका के संपादक जो सत्य प्रकाश थे वह थे। हेकिल हेकिल मनुष्य में आत्मा की सत्ता नहीं मानता, यानी हेकिल जो है वह मनुष्य में आत्मा की सत्ता नहीं मानता। एक स्थान पर तो उनसे आवेश में आकर कह दिया कि अगर मनुष्य में आत्मा है तो पशु पक्षियों में भी है। ऐसे कथन जो है परीक्षा में तर्क और तर्क कथन ये तर्क और स्थापना में पूछे जाते हैं। मैंने अपने लेख में लिखा था कि यह यूरोपीय संस्कार के लिए आश्चर्य करने की बात है। बात हो, यानी शरीर में, मनुष्य के शरीर में आत्मा है, मनुष्य का शरीर एक आत्मा है, यह यूरोपीय साहित्य में या यूरोपीय कल्चर में, संस्कृति में यह आश्चर्य की बात हो। भारत के हिंदू तो अनादिकाल से सब जीवों में आत्मा की सत्ता मानते हैं। आत्मा को अगर इस युग में इंडिविजुअलिटी व्यक्तित्व मान ले तो क्या हर्ज है। प्रकृति इतनी विविधामयी है कि उसने मनुष्य, पशु, पक्षी तो दूर एक एक घास पात को अलग व्यक्तित्व दिया है। खैर, किसी भी पत्रिका में छपने वाला यह मेरा पहला लेख था, यानी विज्ञान पत्रिका में लेखक का पहला लेख छपा था। तब तक शायद मेरी कोई कविता भी किसी पत्रिका में नहीं छपी थी। कि एक छपी थी रॉबर्ट ब्राउजिंग की तृप्त दृष्टि की पकौड़ी जैन हॉस्टल की मैगजीन में, यानी जैन हॉस्टल की मैगजीन में एक पहली कविता लेखक की छपी थी। याद रखिए, पहली पंक्ति थी फियर डेथ टू फील द द फॉग इज इन माई द फॉग इन माई ट्रूथ द मिस्ट इन माई फेस। इसको मैंने कर दिया था फेयर एग्जामिनेशन टू टू फील द फॉग इन माई थ्रॉट इट्स अंत के माई ब्रेस्ट और रेस्ट पर रिजल्ट और क्लर्की को चंपी कर दिया था, यानी वो जो लिखने टाइप करने वाला है उसने। वह जब मैंने किसी सभा में सुनाई थी तब विद्यार्थी जनता की कितनी वाह हुई मुझे मिली थी। इसी नशे को तब मैंने अपनी पहली बार जाना था। हजारों आदमियों को वे आवेशों पर हावी हो जाने की शक्ति का खुमार। बात को इसे मैंने मधुशाला के कवि के रूप में जाना, इतना जाना कि सबसे ऊब गया। खतरनाक चीज़ है राजनीतिज्ञ, इसी पर वो उतरता है कवि, इसमें डूब जाता है। बचने का उपाय सिर्फ एक है, कवि अपने में डूबा रहता है, यानी बचने का उपाय एक है, कवि जो है अपने आप में डूबा रहता है। विश्व प्रकाश ने अपने पिता के कला प्रेस से बालकों के लिए चमचम नाम की पत्रिका निकाली थी, यानी याद रखिए विश्व प्रकाश ने अपने पिता के एक प्रेस था कला प्रेस। कौन सा प्रेस? कला प्रेस में बालकों के लिए एक पत्रिका निकाली थी, उसका नाम क्या था? चमचम। उस बालकों के लिए पत्रिका निकाली थी, उसका नाम चमचम था। निकाली थी। उसमें मैंने बच्चों के लिए एक नाटक लिखा था, यानी बच्चों के लिए एक नाटक हरिवंश ने किस पत्रिका में लिखा था? तो चमचम पत्रिका में निकलता। और चमचम पत्रिका जो है कला प्रेस से निकलती थी। किससे निकाली थी? तो विश्व प्रकाश ने निकाली थी, याद रखिए। अच्छे लंगड़े की कथा पर आधारित, जिन्हें गांव वाले आग लगने पर छोड़कर भाग जाते, यानी उस नाटक में कौन सी कथा थी? एक लंगड़े की, जो गांव में आग लग जाती है और गांव वाले उस लंगड़े को छोड़कर भाग जाते हैं और वो एक दूसरे की सहायता से बचते थे। परिणाम था गरीबी ही गरीब की मदद कर सकता है, यानी परिणाम क्या था? तो गरीबी का एक गरीब दूसरे गरीब की मदद कर सकता है। दुखिया ही दुखिया को समझ सकता है, यानी जो दुखी है वही दूसरे का दुख समझ सकता है, जो सुखी है वह दूसरे का दुख नहीं समझ सकता। जीवन में अनायास बने संबंध कभी कभी महत्वपूर्ण संबंधों तक पहुंचते हैं। सत्य प्रकाश की एक बहन थी, यानी सत्य प्रकाश की एक बहन थी सुदक्षिणा, यानी सत्य प्रकाश की एक बहन थी, उसका नाम क्या था? तो सुदक्षिणा था। यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। 1930 की क्या यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित प्रथम कहानी प्रतियोगिता में सुदक्षिणा को द्वितीय और मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था। यानी सुदक्षिणा जो सत्य प्रकाश की बहन थी और वह यूनिवर्सिटी में
पढ़ती थी और वह एक कहानी प्रतियोगिता जो थी वह आयोजित की थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। उस प्रतियोगिता में वह सुदक्षिणा जो थी वह द्वितीय स्थान पर ये हुई, पुरस्कार मिला और लेखक को प्रथम पुरस्कार मिला था। प्रेमचंद गल्प सम्मेलन का सभापतित्व करने आए थे, यानी प्रेमचंद जो थे वह उस समय में गल्प सम्मेलन का सभापतित्व स्वीकार करने आए थे। सुदक्षिणा की शादी 1 वर्ष पूर्व 1929 के जाड़ों में हुई थी, यानी 1930 के पूर्व 1929 के जाड़ों में हुई थी। मुझे भी निमंत्रित क्या किया था। लड़की की शादी थी, कामकाज में हाथ बटाने को बुलाया गया था। यानी लेखक कहते कि सत्यप्रकाश ने मुझे निमंत्रित क्या किया था उसके, तो वहाँ पर कामकाज करने के लिए बुलाया था। बारात ग्वालियर से आई थी, यानी किसके शादी में बारात ग्वालियर से आई थी, तो सुदक्षिणा की शादी में बारात ग्वालियर से आई थी, याद रखिए। बारात में मेरी ही उम्र का एक लड़का आया था जिसका नाम श्री कृष्ण सूरी था, यानी लेखक के उम्र का एक लड़का था बारात में ग्वालियर से आई हुई और उसका नाम था श्री कृष्ण सूरी। सूरी पंजाबी थे, बहुत दिन तक बहावलपुर में रहे थे। फिर ग्वालियर में जब हरिकृष्ण प्रेमी उस परिवार के संपर्क में आए थे, फिर दिल्ली में जब उनके यहाँ नवयुवक जैनेन्द्र भी आया करते थे। जैनेन्द्र कौन, जो जैनेन्द्र जो कहानीकार है वह। 3 बहनें घर में थी, यानी ये जैनेन्द्र का नाम मनु भंडारी के एक कहानी यह भी उसमें भी आया हुआ है, उसमें नहीं, हाँ उसमें भी आया है। 3 बहनें घर में थी जो सूरी सिस्टर्स के नाम से जाती, यानी 3 बहनें थी और वह सूरी सिस्टर के नाम से जानी जाती थी। किसकी? श्री कृष्ण सूरी की 3 बहनें थी। आर्य समाजी परिवार था, पर उदारतावादी घर के लोग साहित्य, कला, राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रुचि रखते थे। माता आत्मा देवी सूरी सत्याग्रह आंदोलन में जेल गई थी, यानी किसकी माता जेल गई थी सत्याग्रह आंदोलन में, तो श्री कृष्ण सूरी की। उसका नाम क्या था? तो माता आत्मा देवी सूरी था और वो सत्याग्रह आंदोलन में जेल गई थी। परिवार की सहानुभूति क्रांतियों से भी थी। श्री कृष्ण को मैंने देखा तो मुझे लगा करकल थोड़ा सा बदल कर सूट बूट में मेरे सामने आ गड़ा हुआ है। यानी किसके रूप में लेखक ने करकल को देखा था? तो श्री कृष्ण सूरी के रूप में देखा था। मैं चकित था कि दुनिया में क्या ऐसे भी 2 आदमी हो सकते हैं जो एक सी सूरत स्वभाव के हो, हंसमुख, मिलनसार, भावुक, अपनी ओर खींचने वाला, दूसरों की ओर खींचने वाला। श्री कृष्ण से मिलकर मुझे आश्चर्य हुआ, मैं शुकुल हुआ, मुझे पीड़ा हुई। उसके बाद करकल की स्मृतियाँ जागी, चंपा की सुधियों ने मुझे बेचैन किया और जब 3 दिन बाद वह बारात के साथ लौटा तो जैसे मेरे हृदय का कुछ भाग उनके साथ ले गया। हाँ? अपने हृदय का कुछ हिस्सा मेरे पास छोड़ता गया, यानी उसको करकल की याद आई और वह लगा था कि फिर वो लौट रहा है, तो करकल की यादों में ही वह गुम होते गए। ऐसे संबंध प्राय समय और दूरी से क्षीण होकर विस्मृत हो जाते हैं। श्री कृष्ण से मेरा पत्र व्यवहार होने लगा, यानी बाद में श्री कृष्ण सूरी से जो है लेखक का पत्र व्यवहार होने लगा। वह दिल्ली के कमर्शियल कॉलेज में पढ़ता था, यानी जो श्री कृष्ण सूरी जो है वह दिल्ली के कमर्शियल कॉलेज में पढ़ते थे। हम एक दूसरे को अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के जीवन के बारे में लिखते थे। अच्छी पढ़ी पुस्तकों के विषय में, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित अच्छे लेख, कविताओं के बारे में एक दूसरे का ध्यान आकर्षित करते और ऐसे बहुत से विषय की चर्चा करते जिनमें जवानी रुचि लेती है। प्राय कहने को कुछ न रहे पर भी एक दूसरे की लेखन शैली में भी एक दूसरे के मनोरंजन और मन बहलाव का सामान सामान रहता था। वह मुझसे विशेष प्रभावित तब हुआ जब बीए में मुझे प्रथम श्रेणी मिली, यानी श्री कृष्ण सूरी कब लेखक से प्रभावित हुए? जब हरिवंश को बीए में प्रथम श्रेणी में वह उत्तीर्ण हुए तब। उसने यह भी जाना कि मुझे कविता लिखने में रुचि है। मैंने अपनी कविताएं यदा कदा उनके पास भेजी थी, जिनकी उसने प्रशंसा की। मेरी सास की मृत्यु से मेरी ससुराल में और मेरे घर में भी एक उदासी का वातावरण बना था। मैं प्रथम श्रेणी में पास हुआ तो सबको एक अप्रत्याशित प्रसन्नता हुई। श्यामा को मिलने गया तो लगा उसे शाम जैसे वह अपनी माँ की मृत्यु को बिल्कुल भूल गई है। श्यामा उन दिनों श्यामा ही थी,
थी नहीं, जॉय जॉय साकार हो गई थी। यानी लेखक जो है अपनी पत्नी श्यामा को जॉय कहते थे, याद रखिए। पिताजी दफ्तर से रिटायर हो चुके थे, उन्हें शायद 75 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती थी। यानी प्रताप नारायण को जो है 75 रुपये पेंशन मिलती थी। 25-30 मैं ट्यूशन से कमाता था। इतना ही छोटा भाई सस्ती का समय था, किसी तरह घर चलाता था। चलता चला जाता। मकान एक तरह से अध बना था, फिर इसे ईंट वाले का एक भारी कर्ज चढ़ गया था, इसलिए उसे पूरा करने का इरादा छोड़ दिया था। छोटी बहन की शादी के लिए कुछ रुपया पिताजी ने अलग से रख दिए थे, जिन्हें वे छूना नहीं चाहते थे। इसी समय परिवार में निश्चय हुआ कि श्यामा को अब विदा करा के घर बुला लेना चाहिए। यानी श्यामा को ससुराल से लेकर आना चाहिए। प्रस्ताव भेजने उधर से स्वीकृति आने में कुछ समय लगा। बाबू राम किशोर को अपने घर का कुछ प्रबंध करना था। उनकी एक विधवा बुआ बच्चों की देखरेख करने लगी। श्री मोहन की बहन ने भी कुछ संयोग दिया। उनकी छोटी ननंद भी कुछ स्थायी हो गई। एक तरह से सम्मिलित परिवार था। एक नौकर पहले था। खाना बनाने को एक महराजिन रख ली गई, पर महरी की तनख्वाह बढ़ दी गई और घर के कामकाज में उससे अधिक समय लिया लिया जाने लगा। बाबू राम किशोर ने कहा, लड़की तो पढ़ाई है, उसे अपने घर जाना ही है। वे अपने घर की जैसे होगा संभाल करेंगे। श्यामा की विदा की गई। तिथि निश्चित हो गई, यानी श्यामा को भेजा जा रहा है। मैं अपनी भावना क्या बताऊं, मुझे लगा जैसे जैसे मैं अब तक अधूरा था, अब पूरा होने जा रहा हूँ। दो 2 वर्ष सांस की बीमारी में जैसे जैसे मैंने श्यामा को कोर्टशिप की हो, यानी तो कोर्टशिप की हो, 2 वर्ष तक न मिलने की। असली विवाह मेरा अब होने जा रहा हो। विवाह के समय तो मैं अपने असली रूप में अपने सामने प्रकट ही नहीं हुआ। अब वह परिपक्व हो गई है, यानी अब श्यामा जो है परिपक्व हो गई है। अब वह दुख के अनुभव में भीग चुकी है। अब हम एक दूसरे के दुख सुख, विगत स्मृति, पूर्व इतिहास, स्थिति परिस्थिति, दुर्बलताएं, शक्ति, आशा, आकांक्षाएं, अभिलाषाएं सब जानेंगे, सब समझेंगे, एक दूसरे का आदर करेंगे, एक दूसरे को सहानुभूति देंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे। दो मिलकर एक ही होंगे। हम दो कुछ भी करेंगे अपने अधिकार से करेंगे। अब हमें किसी का भय नहीं होगा, किसी परिणाम की परवाह नहीं होगी। मैं उसके सामने खुलूँगा, वह मेरे सामने खुलेगी। तन तन मन प्राण आत्मा से हम नदी की 2 धाराओं की तरह मिलेंगे, मिलकर एक हो जाएंगे, जिसमें न मैं न रह न मैं न रहकर अ, रह जाऊंगा, न श्यामा रह जाएगी। यानी दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, कहने का मतलब है। कभी अलग अनुभव कर हम अगर उस धारा में देखेंगे, तो वह मुझ में अपने में मुझको प्रतिबिंबित पाएगी। यानी श्यामा मुझ में खुद को देखेगी और मैं श्यामा में खुद को देखूंगा, ऐसा लेखक कह रहे हैं। और इसी प्रकार मैं उसमें अपने में उसको पाऊंगा। यौवन की कल्पना तो मन के मूर्त अमूर्त चित्र बनाती है, उन्हें किसी माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। मैं कुछ अद्भुतपूर्व चमत्कारी की प्रतीक्षा में श्यामा के घर आने की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन भारी लगता। कमरा अब मेरा निजी था। श्यामा का अलग पर मिला हुआ। अलग तो उसका थोड़ा सा सामान रहेगी वहाँ हर समय मेरे कमरे में। यानी सामान अलग रहेगा थोड़ा सा, लेकिन रहेगी हमेशा मेरे कमरे में। 100 तरह से कमरे के थोड़े बहुत सामान को लगाने सजाने की योजना बनाता। कमरे में था क्या, एक पलंग, एक मेज, लोहे की 2 कुर्सियाँ, एक लैंप, कुछ तस्वीरें, कमरे की अलमारियों में किताबें जो मैंने पिछले 2 वर्ष से इकट्ठी की थी। यानी लेखक के कमरे में क्या क्या था, एक पलंग था, एक मेज थी, लोहे की 2 कुर्सियाँ थी, एक लैंप था, कुछ तस्वीरें थी और अलमारियाँ थी, और अलमारी में किताबें थी, लेखक ने पिछले 2 वर्षों से इकट्ठा की थी। अब केवल पाठ्य पुस्तकें नहीं, कुछ स्थायी मूल्य की पुस्तकें भी, जो जीवन भर मेरा साथ देगी। और अगर ध्यान नहीं दिया जाता तो श्यामा की किसी आवश्यकता की ओर, शायद इसलिए कि मेरे पास उसे पूरा करने का कोई साधन नहीं था। श्यामा की आवश्यकता का, यानी पैसे। शायद इसलिए भी कि श्यामा को मैंने
जैसा जाना था उससे उसकी कोई कोई भी आवश्यकता हो ही नहीं सकती थी। शायद मुझसे उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। क्या मैंने उसे ठीक ही नहीं जाना था। मैंने बहुतों की समझने में गलती की, श्यामा को समझने में नहीं। यानी बहुतों को लेखक ने समझने में गलतियाँ की, लेकिन श्यामा को समझने में लेखक ने गलती नहीं की। याद आता है जब मैं कहीं से आता था, वह मुझसे पूछती थी, मेरे लिए क्या लाए हो? कुछ पाने की तृण मात्रा कामना से नहीं, मुझ में सिर्फ यह सुनने के लिए कि तुम्हारे लिए तो मैं अपने को ही लाया हूँ। यानी लेखक कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए खुद को लाया हूँ। यही उत्तर उत्तर मैं हर बार देता और वह विभोर हो जाती, सब कुछ पा जाती। मेरे भविष्य, मेरे स्वप्न, मेरे अरमानों, मेरी कल्पनाओं पर आसमान के कुछ सितारे व्यंग से मुस्कुरा रहे थे। गौने की तारीख से 4 दिन पहले बाबू राम किशोर ने कहला भेजा कि श्यामा को जोर आने लगा है। यानी गौना यानी श्यामा आने से पहले ही उसके पिता राम किशोर ने एक पत्र लिखकर भेजा कि श्यामा को जो है जोर आ रहा है, बुखार आ रही है। गौने की तारीख 8-10 दिन आगे कर दी जाए, तब तक वह ठीक हो जाएगी। गौने के साथ कुछ आनंद उत्सव करने का भी मेरे माता पिता का हौसला था, इसलिए कुछ निकट संबंधियों को बुला लिया गया था। पिताजी ने कहलवा की तिथि तो आगे न बढ़ाई जा सकेगी। पंडित से बहुत विचारवार कर लगन रखी गई। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोधी से लगन धरी। करम गति डारे नाही डरी। रिश्तेदार लोग आ गए हैं, 4 रोज अभी है, आशा है तब तक श्यामा ठीक हो जाएगी। यानी सभी को कहलवा भेजा है, सभी रिश्तेदार आ गए हैं, अभी जो गौने की तिथि जो है आगे न बढ़ाई जाएगी, और न ठीक हुई तो आराम से उसे भी घर लाएंगे। यानी न ठीक हुई तो भी हम लाएंगे। इलाज जैसे वहाँ होता है यहाँ भी होता रहेगा। बहू बीमार है और अब इसकी यहाँ इसकी बीमारी का इलाज करना हमारा दायित्व है। यानी बहू जो है बीमार है, अब उसकी बीमारी का इलाज करना हमारा दायित्व है, ऐसा वह कह रहे हैं। बाबू राम किशोर अपनी बेटी को बेहद प्यार करते थे। प्यार की अधिकारिणी उसने अपने आप को सिद्ध भी कर दिया था। बीमारी की हालत में वे उसको विदा तो न करना चाहते, पर यह भी सोचते थे कि विवाह को 3 वर्ष हो गए, गौना दे ही देना चाहिए। फिर शहर के पास पास मोहल्ले की बात है, बेटी कहीं दूर दूर देश तो जा नहीं रही है, जब चाहोगे जाकर देख आएंगे। अपने संतोष की दवा दरम मत करा सकेंगे, और अगर घर बुलाना ही चाहोगे तो जब चाहोगे मेरे लिए प्रार्थना कर, जो डालकर बुला लेंगे। यानी यदि तुम बार बार आकर मिल सकते हो, बात कर सकते हो, और जब चाहा तो वह पत्र लिखकर कहलवा भेजकर घर भी ला सकते हो। जिस दिन श्यामा की विदा होनी थी उस दिन भी उसका बुखार नहीं टूटा। यानी जिस दिन श्यामा की विदाई हो रही थी उस दिन भी उसका बुखार नहीं टूटा, जमा रहा, वैसे ही रहा। 6-7 दिन से वह केवल दूध साबुदाना पर ही रही थी, कमज़ोर हो गई थी। फिर भी जैसे बड़ों ने निश्चय किया था, मैं उसे विदा करा लाया। दवाइयों की शीशियों जूड़े साथ आए, बहुत आराम से बग्गी में बिठाकर उसे लाया गया था। मैं निराश था, चिंतित भी, साथ भी भीतर ही भीतर मुझे कुछ प्रसन्नता भी थी श्यामा को अपने निकट पाने की। मैं अपने देख रेख सेवा स्नेह से उसे जल्द अच्छा कर लूँगा। उसकी खाट के पास बैठकर उससे बातें करूँगा। उससे मुझे कितना कुछ कहना है। बीमारी कितने दिन चलेगी? 10 दिन, 12 दिन? साधारण बुखार ही तो, यानी साधारण बुखार है, 10 दिन 12 दिन में खत्म हो जाएगा, ऐसा लेखक सोच रहे हैं। श्यामा के पिताजी का आग्रह था कि जिस डॉक्टर का इलाज वहाँ होता था उसी का यहाँ भी हो। यानी जिस डॉक्टर का इलाज उसके मायके में होता था उसका ही उसी से इलाज यहाँ पर भी हो, और इसमें हमें ऐतराज़ भी क्या हो सकता था। जिस दिन भर श्यामा को नीचे ही रखा गया, उसकी देखरेख करके उसको दवा आदि देने का काम मेरी माँ बहन ने संभाला। कुछ पूजा पाठी भी करानी थी। नाते रिश्तेदारों ने भी ध्यान रखा कि उस पर थकान न पड़े। बहुत सी बातों की सिर्फ रस्म अदाई कर दी गई। रात को 10-5 निकटतम रिश्तेदारों का खाना पीना था। वह नहीं टाला गया। श्यामा की बीमारी को गंभीर क्यों बनाया जाए, मुझे यह सब नहीं सुहाता था, पर घर वालों की भी
मजबूरी थी। पहले से निमंत्रण दे दिया गया था, यानी पहले से सभी रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया गया था। आखिर वक्त पर खारिज करना अशोभन होता, यानी ऐन वक्त पर जो है उसको रद्द कर देना, यह अपशकुन माना जाता था। श्यामा को तो कुछ कहना ही नहीं था। सब लोग खाना खा श्यामा का हालचाल पूछ जल्दी अच्छे होने की शुभकामनाएं दे चले गए। बाहर से आए 2-3 मेहमान घर पर ठहरे थे। मुझे तो श्यामा से ही मिलने की घड़ी की एकमात्र प्रतीक्षा थी। दिन पहाड़ सा लगा और दिन भर जो कुछ होता रहा उसमें मैं घड़ी की सुइयों का चलना भर देखता रहा। वैसे चाहे सुइयां दौड़ती रहे, पर उनकी ओर देखा तो वे कितनी मंद गति से चल रही है, यानी समय नहीं कट रहा है। एक गाना है, सजना रात मिलन की, वो उसी प्रकार। रात को मैंने देखा कि श्यामा की चारपाई मेरे कमरे में न लगवाकर दूसरे कमरे में लगवाई जा रही है। पास में मेरी बहन या माँ सोने का प्रबंध किया जा रहा है। यानी लेखक का फिर से जो मिलन की प्रतीक्षा थी, वह प्रतीक्षा पूरी हुई, लेकिन दूसरे कमरे में खाट डाली गई और उसके खाट के पास, चारपाई के पास जो है माँ या बहन सोने का प्रबंध कर रही है। तो लेखक जो उसको बातें करने में समय नहीं मिलेगा या बात करने का अवसर नहीं मिलेगा। दिन भर जो खटराग होता रहा था उसे मैंने किसी तरह सह लिया था, पर अब मेरे दिमाग का तनाव टूटने टूटने तक आ पहुंचा था। घर वाले निकट संबंधी सोच रहे थे कि बीमारी पत्नी को जवान पति के पास रात में अकेले छोड़ना ठीक नहीं। उनका भय मैंने समझा, पर मेरे प्रति उनका अविश्वास मुझे खल गया, यानी विश्वास कोई नहीं कर रहा था कि वह बात करेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। मैं पशु नहीं हूँ, गवार नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ, उचित अनुचित मैं अंतर कर सकता हूँ। यानी लेखक कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, गवार नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ, उचित अनुचित क्या है मैं जानता हूँ। फिर श्यामा की हालत मैं भी जानना चाहता हूँ, दूसरों की सूचना से नहीं, खुद खेद कर, यानी दूसरों के आधार पर मैं श्यामा की हालचाल नहीं पूछना चाहता, मैं खुद पूछना चाहता हूँ। उससे कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ बात करना चाहता हूँ। उसके प्रति मेरा भी कुछ कर्तव्य है और मुझे विश्वास है कि वह मेरी निकटता चाहती है। बीमार होने से शायद अधिक अधिक, पर यह सब व्याख्या मैं किसी को देने को तैयार नहीं, यानी किसको बताओ, कौन मेरी बात समझेगा, कौन ये करेगा, ऐसा वे कहते हैं। एक फिल्म है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, लेकिन फिल्म ऐसी है, नायक और नायिका, इसका जो है मिलन कुछ दिन तक होता ही नहीं है। कैसे कि दिन में जो है वह हीरोइन जो नायिका है वह सांप बनती है, और रात में जो नायक है वह सांप बनता है। फिर वो हीरो जो नायक जो है उस नायिका सांप बनी हुई है नागिन, उसको हाथ में लेकर गाना गाता है, सजना रात मिलन की, कितने दिनों के बाद ही आई। ऐसा वह वातावरण यहाँ पर मौजूद हुआ है। उससे कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ बात करना चाहता हूँ, यानी श्यामा से। उसके प्रति मेरा भी कुछ कर्तव्य है और मुझे विश्वास है कि वह मेरी निकटता चाहती है, यानी लेखक कहता है कि मुझे विश्वास है कि वह भी मेरी निकटता चाहती है। बीमार होने से शायद अधिक, पर यह सब व्याख्या मैं किसको देने को तैयार नहीं। मैंने अपनी माँ और बहन से निश्चित शब्दों में कड़ी आवाज में कहा, श्यामा की चारपाई मेरे कमरे में लगेगी। नज़दीकी रिश्तेदार की एक दो स्त्रियों ने मुझे समझाने बुझाने और मुझसे तर्क करने का प्रयत्न किया। उसी आधार पर जिसकी मुझे समझाने बुझाने और मुझ में तर्क करने का प्रयत्न किया, उसी आधार पर जिसकी मुझे पहले से आशंका थी, यानी जिसकी आशंका थी उसी पर ये किया। पर मैं ऐसे नाजुक विषय पर बहस करने की बेहयाई पर नहीं उतर सकता था। मैंने फिर अधिक स्पष्ट शब्दों में कहा, चारपाई मेरे ही कमरे में लगेगी। घर बाहर के लोगों ने कुछ भी समझा हो, मेरे बारे में कैसी भी राय बनाई हो, श्यामा की चारपाई कमरे में लगा दी, यानी श्यामा की चारपाई कमरे में लगा दी गई। लोगों ने कुछ भी समझा हो, यानी लोगों ने कुछ भी समझा दिया हो, कुछ भी तर्क किया हो, मेरे बारे में कैसी भी राय बनाई हो, श्यामा की चारपाई जो है मेरे कमरे में लगा दी गई। और जब मैं कमरे में गया तो श्यामा का चेहरा ऐसे ही खिल गया जैसे रात में अप्रत्याशित किसी बड़े कैक्टस का फूल। श्यामा को रात मुझसे अलग काटनी पड़ती तो भले ही वह किसी से कुछ न कहती, यानी अलग काटनी पड़ती तो औरों से बात नहीं करती, भले ही किसी पर जाहिर न होने देती, उस पर बहुत बुरी बीतती। श्यामा का बदन गर्म था, यानी तापती बुखार थी।
दिन भर की आवाजाही और हलचलों की थकान उससे लेटे लेटे भी महसूस की थी। मैं श्यामा से बहुत कुछ कहना चाहता था, शायद वह भी मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर मैंने उसे देर तक जगाए रखना उचित न समझा। चारपाई से चारपाई मिला ली और ऐसे अनुभव हुआ जैसे शरीर ही एक दूसरे से उचित न समझा। चारपाई से चारपाई मिला ली यानी नज़दीक नज़दीक चारपाई लाई। मिल गए हो। नींद तो मुझे न आ रही थी न उसे, पर मैंने सोचा मैं सो जाऊंगा तो यह भी सो जाएगी। मुझे याद है मैंने उसके बालों की एक लट अपनी उंगली पर लपेट ली, यानी एक लट जो है उंगली पर ये समझो उंगली है और यह जो है उसकी लटें ऐसी लपेट ली, एक एक लट। आँख मूंद ली, पर न श्यामा सो रही थी न मैं सो रहा था। बहुत दिनों बाद मैं उस रात के भावों को वाणी देने योग्य अपने को पा सका, यानी बहुत दिनों के बाद जो उस रात का जो वातावरण था उसको शब्दों में बयान करने के लिए लेखक सोच रहे थे और लेखक ने यह किया है। हम पढ़ेंगे। मनाकर बहुत एक झट मैं तुम्हारी लपेटे हुए बोर पर तर्जनी के पड़ा हूँ शत खुश की इन भंवरों में मिले फार्मूले मुझे जिंदगी के भंवर में पड़ा सा हृदय घूमता है बदन पर लहर लहर पर लहर चल रही है। न तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूँ मगर यामिनी बीच में दल रही है। एक कवि जो होता है हर एक बात को, हर एक क्षण को, हर एक अनुभव को लिखना जानता है। लेखक लेखक कवि इन पंक्तियों में से जो सागर गर्भित संकेत है उन्हें शायद ही किसी ने समझा हो, शायद ही कोई समझे, इसलिए मैं ही इन्हें स्पष्ट करने की धृष्टता करता हूँ। हाफिज ने कही अपनी प्रेयसी से कहा, यानी हाफिज का जिक्र आया है। हाफिज ने अपनी प्रेयसी से कहा है, मैंने रोज़ अजल को जो इकरारनामा तेरी जुक्र पेची से किया था उसी से बंधा हूँ और निकल नहीं सकता। ईटस ने अपने किसी लेख में उसे उद्धृत किया था, यानी ईटस में भी अपने लेख ने उद्धृत किया था, लिखा था, और उसके द्वारा आपने इस सिद्धांत के लिए बल संचय किया था कि कवि का क्षेत्र जीवन का अवरक्त है, यानी कवि का जो क्षेत्र है वह अपने जीवन का अवरक्त है। गहरा वृत्त प्रतीक रूप में प्रेयसी की जुल्के पेची छल्लेदार कुंतल राशि जो घूम घाम कर उसी जगह आ जाए यहाँ से चली थी। जैसे सांप अपने मुंह में अपनी पूंछ पकड़ लेता है उससे एक वृत्त बन जाए, यानी सांप जो है अपनी ही पूंछ अपने मुंह से पकड़ता है और एक वृत्त बन जाता है। दार्शनिक का पथ है दार्शनिक का पथ है बाण का पथ जो सीधा जाता है, यानी दार्शनिक का पद बाण का पद होता है और वो सीधा जाता है। बाण जैसा एक बार निकला गया धनुष्य से तो वह सीधा जाता है, ऐसा ऐसा बाण होता है कैसा, तो वो सीधा अपनी एक रेखा में जाता है। इसे मैंने ईट्स पर लिखी अपनी कविता में अधिक स्पष्टता से व्यक्त किया है। कवि का पंथ अनंत सर्प सा जो मुख मुख में है पूछ दबाए और मनीषी तीर तीर सरीखी सीधी अपनी लीक बनाए। यहाँ बहुत कुछ ध्वनि से भी कहा गया है। पंथ आनंद की ध्वनियाँ वृत्त की ध्वनियाँ हैं। तीसरी और चौथी पंक्तियों में ई की 9 बार पुनरावृत्ति हुई थी, पर गति की ध्वनि का संकेत है जो एक ही दिशा में सीधा घूमता चला जाए। ईट्स का तो सारा काव्य ही गोल घूमने वाले और सीधे जाने वाले प्रतीकों से भरा है। इन दोनों प्रतीकों का मूल ईट्स को यहूदी धर्म के कबाला में मिला था, यानी ईट्स को जो प्रतीकों का जो ये है वह मूल कहाँ मिला था, तो यहूदी धर्म के कबाला में मिला था, याद रखिए। पाइमन मोबाइल आदि चेतना तक पहुँचने के 2 मार्ग है। सर्प कुंडली यानी पाइमम पाइमम मोबाइल कुंडली चेतना तक पहुँचने के 2 मार्ग है। एक क्या है, सर्प कुंडली पथ, और दूसरा है वान रेखा पथ। भाव और तर्क, भावुकता और विवेक, काव्य और दर्शन का यह संघर्ष मेरे अंतर में ईट्स से परिचित होने से बहुत पूर्व से चल रहा था। बात को मुझे ज्ञान हुआ कि ईदस ईदस के अंदर भी यह संघर्ष बहुत दिनों तक चला जा
चला था, झुका उसका सर्प कुंडली की ही हो और था। मैं भी गीत और गीता के संघर्ष में शायद अब तक पड़ा हूँ, पर मेरा भी अवचेतन शायद सर्प कुंडली को समर्पित हो चुका है। जैसा कि मेरा हस्ताक्षर इंगित करता है, कवि की प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक कविता, उसका सारा काव्य सर्प की काया के समान सुबद्ध होना चाहिए। आदि से अंत तक समग्र साथ समान गतिमय प्रत्येक अंश परिपूर्ण प्रत्येक अंश को प्रस्तुतिकरणशील रखता हुआ मनीषी आदि चेतना को केवल बिंदु मनीषी आदि चेतना को केवल बिंदु पर स्पर्श कर सकता है। कवि उसे चारों ओर से घेर लेता है। यानी जो मनुष्य जो है, मनीषी यानी मनुष्य जो है आदि चेतना को केवल उस बिंदु को स्पर्श कर सकता है, लेकिन कवि क्या है, उसको चारों ओर से घेर लेता है। भगवान के चरण छूता है, भक्त भगवान को भुज पाश में बांध लेता है। कविता इसी से भक्त के साथ रहती है, प्रेमी के साथ, ज्ञानी और दार्शनिक के साथ। श्यामा का बुखार 4 महीने तक न उतरा। यानी श्यामा का बुखार 4 महीने तक न उतरा। तब मैंने यह न जाना था कि यह बुखार तो तपेदिक में बीमार अपनी माँ की सेवा के लिए मिले संक्रमण उपहार के रूप में लाई है। यानी यह बुखार श्यामा को बुखार कहाँ से आया था, जो तपेदिक का था, और जो उसके माँ से आया, संक्रमक के रूप में आया था। यह संक्रामक रोग समय समय पर उभरता रहा और यही अंत में अंतक्षय का रूप लेकर उनकी मृत्यु का कारण बना। यानी तपेदिक से जो है श्यामा की मृत्यु हो गई। श्यामा मेरे शरीर की संगिनी नहीं बन सकती थी, मेरे मन की संगिनी तो बन सकती थी। यानी श्यामा जो है, लेखक कहते हैं श्यामा जो है मेरे शरीर की संगिनी न बन सकी, लेकिन मन की संगिनी बन सकती थी। और मेरे मन का कुछ भी ऐसा न था जो मैंने उसके मन में न उतर दिया हो। उस समय तो मैंने नहीं समझा था, पर अब मुझे लगता है स्वयं श्यामा अपने घातक रोग को समझ गई थी। उसने समझ लिया था कि उसकी आयु अधिक नहीं नहीं पर इससे न वह भयभीत थी न आतंकित थी। यानी उसको पता हुआ लगा था श्यामा को कि तो मैं नहीं बचूंगी, लेकिन वह भी भयभीत न हुई और उसको वह लड़ती रही, जीती रही। ये श्यामा जो है अमिताभ बच्चन की माँ है, लेकिन अमिताभ बाद में फिर उसकी दूसरी शादी हुई हरिवंश की, और उस दूसरी पत्नी से ही अमिताभ बच्चन जो है वह जन्मे हुए हैं। यह हम बाद में पढ़ेंगे, इसमें होगा शायद आगे चलकर। और मेरे मन का भी कुछ ऐसा ही था। यानी लेखक के मन का भी ऐसा ही था, उसके मन में न उतार दिया हो। उस समय तो मैंने नहीं समझा था, पर अब मुझे लगता है स्वयं श्यामा अपने घातक रोग को समझ गई थी। यानी स्वयं श्यामा जो है अपने घातक रोग को समझ गई थी। उसने समझ लिया था कि उसकी आयु अधिक नहीं पर इससे वह भयभीत थी। यानी उसकी आयु अधिक नहीं, यह समझ लिया था खुद, लेकिन वह भयभीत नहीं हुई थी, न भी वह आतंकित हुई थी। न उसने कभी किसी को जानने दिया कि वह अपने अंत की निकटता के प्रति सचेत है। पर इस चेतना से उसके चरित्र को एक विशिष्टता दी गई, जिसे जिसे मैं देवी कहना चाहूँगा। सबके प्रति उदार, सबके प्रति सहिष्णु, न किसी से ईर्ष्या, न किसी से द्वीप, न किसी से शिकायत, न अपने से न परायों से, न ही किसी से शिकायत की, न किसी से घृणा की, न किसी से ईर्ष्या की, न संसार से, न भगवान से, न किसी का उसको शौक, न किसी वस्तु का, यानी नहीं किसी वस्तु का शौक, न ही किसी वस्तु का लोभ था, न किसी प्रकार की इच्छा, न किसी को मैंने उसको असंतुष्ट या अप्रसन्न कभी देखा। यानी कभी अप्रसन्न या असंतुष्ट नहीं देखा। न उसने घर में, न अपने घर में मेरे साथ अपने संबंधों को इन 4 महीनों में हाँ, उसने एक रूप दे दिया था, और उसमें अंत तक कोई परिवर्तन नहीं आया। यानी उसकी बीमारी में पहले से लेकर अंत तक कोई परिवर्तन नहीं आया, बोलने में, बैठने में, इसमें अपने संबंध को इन 4 महीनों में ये तो हुआ। मुझे यह भी कहने संकोच होता है कि उसे मुझसे प्रेम था या वह मुझे प्यार करती थी। ठीक कहना यह होगा कि वह मुझे समर्पित हो गई थी, यानी पूरे समर्पित मुझ में एक हो गई थी। जो मैं चाहता था मुझ में उसने कहना नहीं होता था, वह करती थी। वह यह नहीं चाहती थी कि उसके लिए कोई कुछ करे, मुझसे तो बिल्कुल नहीं, मैं उसके लिए कुछ करूं। मुझे उसने क्या समझा था कि
वह चाहती थी कि मुझे छोटी से छोटी की चिंता व्यापने न पाए, यानी छोटी-छोटी चिंता से ग्रस्त न हो पाए। उसको लेकर तो बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। और यहीं पर उसके हृदय का एक काँटा था। वह एक असाध्य रोग से पीड़ित थी, यानी वह असाध्य रोग से पीड़ित थी, तपेदिक। वह जानती थी कि उसकी बीमारी से मैं चिंतित होऊँगा, उसके पिता चिंतित होंगे, उस घर के लोग चिंतित होंगे। उसे मुझे ध्रुव निश्चय है। अपने रोग से इतनी तकलीफ नहीं थी जितनी अ, इससे कि लोग उसके कारण परेशान, यानी लोग मेरे कारण परेशान होंगे, यह ज़्यादा चिंतित होती थी। लेकिन वह अपने दुःख से, तपेदिक के बुखार से नहीं। उन्हें कुछ कहना पड़ता है, दवा दवा दरमत लाना, डॉक्टर के पास जाना, सेवा विभूषणा, पर इस पर उसका कोई वश न था। पर अपनी शक्ति पर यह प्रयत्न करती थी कि उसकी तकलीफ कोई जानने ही न पाए। शायद उसे महीनों बुखार रहता, पर वह ऐसा दिखाती कि उसकी हालत बिल्कुल साधारण है, यानी उसको बुखार रहता, तकलीफ रहती, लेकिन वह उसको दिखाती कि औरों को कि बुखार जो है साधारण है। अपनी अंतर्शय की पीड़ा को उसने बरसों छिपाया हो, कोई आश्चर्य नहीं। उसका एकदम वश न चलता तब वह खाट पर गिरती। काश वह अपने रोगों को न छिपाती, तो शायद से इसका अच्छा इलाज हो सकता, यानी वो अपने रोगों को न छिपाती तो अच्छा खासा इलाज हो सकता था। नारी स्वभाव से ही अभिनेत्री होती है, ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। नारी स्वभाव से ही अभिनेत्री होती है। श्यामा तो बहुत बड़ी अभिनेत्री थी। अस्वस्थ रहकर भी वह स्वस्थ रहने का अभिनय कर सकती थी, कष्ट में रहकर भी प्रसन्न रहने का, पीड़ाग्रस्त रहने का भी, मुस्कुराने का भी। यानी ये कितना अच्छा इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। नारी स्वभाव से अभिनेत्री होती है। श्यामा तो बहुत बड़ी अभिनेत्री थी, उसका अच्छा इलाज हो, स्वस्थ अस्वस्थ रहकर भी स्वस्थ रहने का, यानी क्षमा कौन सा अभिनय करती थी, अस्वस्थ रहकर, बीमार है फिर भी अच्छी है ऐसा दिखाने का अभिनय करती थी, कष्ट में रहकर भी प्रसन्न रहने का अभिनय करती थी। मेरी विगत मेरी विगत स्मृतियों, मेरे पूर्व इतिहास, मेरे वर्तमान के श्रम संघर्ष को जैसे उसने जाना था, जैसे मेरी स्थिति की निकट भविष्य में कर्म सेमक अपने जीवन काल में उसने कल्पना की थी, उससे उससे उसने मेरा नाम सोफी रिंग रख दिया था, यानी उससे उसने मेरा नाम सुफीलिंग रख दिया था। शायद कोई नहीं जानता था कि वह मुझे इस नाम से पुकारती, यानी श्यामा जो है लेखक को सुफीलिंग नाम से, सफरिंग नाम से पुकारती थी, याद रखिए। अकेले होते होते वह मुझे उसी नाम से संबोधित करती और मैं उसे जॉय, यानी हरिवंश जो है अपनी पत्नी श्यामा को जॉय नाम से पुकारती थी, और श्यामा जो है लेखक को सफरिंग कहकर पुकारती थी। मृत्यु शैया पर जब उसकी चेतना तृप्त हो रही थी, वह मुझे सबके सामने भी उसी नाम से पुकारती गई, और शायद ही कोई समझा हो कि वह किसे पुकार रही है और क्या कहना चाहती है। मुझे सप्रिंग नाम देने में शायद श्यामा ने मेरे स्वभाव, मेरी प्रकृति, मेरे जीवन, मेरे व्यक्तित्व बीज की तरह छिपे हैं। मेरे कवि को भी पहचाना था। शायद उसने समझ लिया था कि कवि तो साकार वेदना सफरिंग ही है। मैं जिस वेदना से गुजरा हूँ या गुजर रहा हूँ, उससे कविता के बीज के लिए भूमि तो अपने अंदर तैयार कर रहा हूँ। वेदना के बिना मनुष्य का अह नहीं टूटता। कितना इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। वेदना के बिना मनुष्य का अह नहीं टूटता, और आह के टूटे बिना एक मनुष्य के हृदय से दूसरे मनुष्य के हृदय तक पहुँच नहीं होती, सेतु नहीं बनता। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। वेदना के बिना मनुष्य का अह नहीं टूटता, और आह के टूटे बिना एक मनुष्य के हृदय से दूसरे मनुष्य के हृदय तक पहुँच नहीं होती, सेतु नहीं बनता। विचारों का सेतु एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक बिना आह के टूटे भी बन सकता है, यानी विचारों का जो सेतु है, विचारों के जो पहचानने की जो गहराई है, वह बिना आह टूटे, यानी अहंकार टूटे बिना भी पहुंच सकता है, पर भावनाओं का कभी नहीं। और कविता भावनाओं के सेतु पर चढ़कर ही एक हृदय से दूसरे हृदय तक जाती है, यानी कविता जो है भावनाओं के सेतु पर चढ़कर ही एक हृदय से दूसरे हृदय तक जाती है।
हृदय हृदय के बीच भावनाओं के सेतु का निर्माण किए बगैर जो शब्द का कारवां रवि कर देते हैं, उसका परिणाम इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता कि उसका कारवां कागजों के मरुस्थल पर खो जाए या निरर्थक ध्वनि बनकर शून्य में विलीन हो जाए। यह भावनाओं का सेतु बनाने से अधिक बन जाने पर निर्भर है। इसी से कहा जाता है, कवि जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते। यानी कवि जो है वह जन्म लेते हैं, प्रकृति से ही जन्म लेते हैं, कवि बनाए नहीं जाते। एक बात याद रखिए, किसको आप कवि बनाना चाहते हैं, लेखक बनाना चाहते हैं, उसको अभ्यास कराइए, कविता लिखना सिखाइए, वह सीख नहीं जाएगा जब तक उसके अंदर कुछ प्रकृति से विचार नहीं आएंगे, अपने आप स्वभाव नहीं उपज जाएगा कि वह कविता लिखे, तब तक वह अपनी तुकबंदी या अपने जो छंद है वह लिख नहीं सकता। इसलिए कवि यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कवि जो है वह जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते। इसी से कहा जाता है कि कवि जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते। जीवन की न जाने कैसी कैसी स्थितियों परिस्थितियाँ अपने आप आकर न जाने किसे तोड़ औरों से जोड़ जाती हैं। मैं तो कहता हूँ, इतना होने से ही आदमी कवि बन जाता है। जीवन में बहुत से कवि हैं जो शब्दों में कविता नहीं करते। शब्द कविता का वास्तव में बहुत से माध्यमों से केवल एक माध्यम है। यानी कवि जो है बहुत माध्यमों से कविता करते हैं, लेकिन शब्द एक माध्यम है जिससे कवि कविता लिखता है। मैंने कहीं पढ़ा था, अंग्रेजी में हिंदी अनुवाद दे रहा हूँ, कविता लिखने का उतना विषय नहीं जितना जीने का। यानी कविता जो है जितना लिखने का विषय नहीं है, वो जितना जीने का है। और कविता जीना जीने का सबसे दुखासाध्य रूप है। यह बिल्कुल वही है जो कबीर कहते हैं। कबीर का भी दोहा आया है, यहाँ पर याद रखिए। कौन सा दोहा है? शीश काटी मुई पे घर तापर घर कापर धारे पाँव, दास कबीरा यो कहे ऐसा हो आओ। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रुकते हैं, नहीं रुकेंगे नहीं, इतना पढ़ेंगे और बाद में रुकेंगे। इसका अर्थ सतही नहीं, इस पर गौर करना होगा। शीश काटना तो शायद संभव भी हो पाए, पर उसको उठाकर भूमि पर धरना और फिर उस पर पाँव रखना तो तभी संभव हो सकता है जब मरने के बाद भी कोई जीता रहे, जीते जी चेतना अपने हाथों में बचाए रहे। अह के काटने के बाद जो शीश को उठाती है, उस पर पाँव धरती है, उसी का नाम कवि है। और आप मेरी बात मानो तो कवि को हर कविता लिखते समय वह दुर्शेषु चमत्कार करना होता है, या यूँ कहे कि जब भी सच्चे अर्थों में कविता बनती है, कवि इसी प्रक्रिया में से गुजरता है। एक आशियन कहावत है, यानी एक आशियन कहावत है। क्या है? इट इज डेट टू बी अ पोएट, यानी इट इज डेट टू बी अ पोएट। इसे मैं अर्ध सत्य कहूँगा। पूर्ण सत्य यह है, इट इज़ लिविंग आफ्टर डेथ टू बी अ पोएट। कवि मरता नहीं है, कवि मरकर सचेत रहता है। यानी कवि जो है मरता नहीं है, मरकर भी सचेत रहता है। अपने साहित्य के माध्यम से मरने के बावजूद भी वह जीवित रहता है। स्वस्थ पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध स्वाभाविक है। यानी जो स्वस्थ पति पत्नी होती है शरीर से, उसके बीच शारीरिक संबंध होना आवश्यक है, स्वाभाविक है, आवश्यक है और अनिवार्य है। पर श्यामा के शरीर की जैसी स्थिति थी, उसमें शरीर को दीवार बनाकर प्राणों के मिलने पर ही प्राण संतोष करना था। कवि की वासना में जो मैंने लिखा है, यानी कवि की वासना में ये कहती, क्योंकि पत्नी जो थी बीमार थी, तो वो शारीरिक संबंध नहीं हो सकता था, तो वह वासना में विलुप्त होकर एक पंक्ति लिखी। वासना जब तीव्रतम थी, बन गया था संयमी मैं, हे रही मेरी शुता ही सर्वदा आहार मेरा। यह हलाहल में थी, यानी यह हलाहल में थी। वासना है मेरी विकराल, अधिक पर अपने पर विश्वास, यानी वासना है विकराल, फिर भी मुझे खुद पर विश्वास है, मैं खुद पर रोक सकता हूँ यहाँ। तो आज के लिए इतना ही, हम यहाँ पर रुकते हैं। ऐसे ही निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।